नमस्कार दोस्तों, आधार आईसीएस के यूट्यूब चैनल में आप सभी ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। ज्योग्राफी का क्लास है आपका। इसमें आज जो टॉपिक है वो है आर्द्रता एवं वर्षा, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। तो आप हेडिंग बना सकते हैं आर्द्रता एवं वर्षा, ह्यूमिडिटी एवं एंड रेनफॉल। ये एक डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है यहाँ, ये भी आपको बनाना है, ठीक है। तो एक काम कीजिए, इस हेडिंग को बनाने के बाद 2 मिनट का आपको समय दे रहे हैं, आप ये डायग्राम बना लीजिए। ये लिखा हुआ है यहाँ RH 10/10 इंटू 100 इज इक्वल टू 100%। RH का मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी, RH 10/20 इंटू 100 इज इक्वल टू 50%। RH 10/30 इंटू 100 is equal to 33.33%. RH 10/40 into 100 is equal to 25%. यहाँ इतना हुआ RH 10/10 100%, RH 10/20 into 100 50%, RH 10/30 into 100 is equal to 30.33%. RH is equal to 10/40 into 100 into 20 is equal to 25%. ये ऊपर लिखा है 10 ग्राम, नीचे ये 5 ग्राम, 10 ग्राम 5 ग्राम 5 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस, 10 ग्राम 10 ग्राम 10 डिग्री सेल्सियस, 10 ग्राम 20 ग्राम 20 डिग्री सेल्सियस, 10 ग्राम 30 डिग्री सेल्सियस, 10 ग्राम 40 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ ये लिखा हुआ है ड्यू पॉइंट, इसे बनाइए आप लोग। हो गया, हो गया। अब इस टॉपिक में क्या है, आपको लिखना भी है और समझना भी है। जैसे आपको समझाएंगे वैसे ही आपको लिखाते भी चले जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आर्द्रता ह्यूमिडिटी होती क्या है। तो जब सूर्य की किरणें नदियों समुद्रों ऐसी जगह पर पड़ती हैं, यहाँ जल है, जलीय क्षेत्र में पड़ती हैं, तो वो जल वाष्पित हो जाता है, वो जल वाष्प का रूप धारण कर लेता है, ये होता है जल वाष्प, ठीक है। तो हवा में जितनी जल वाष्प की मात्रा है, हवा में लिख लो, हवा में जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहा जाता है, ह्यूमिडिटी कहा जाता है। कभी कभी आप देखते हैं कूलर अगर आप लोग यूज करते हैं तो बंद कमरे में आप कूलर चलाइए तो आपको चेहरे पर पानी पानी बार बार आपके आने लगेगा, मॉइस्चर जिसे आप लोग बोलते हैं। तो वो क्या है, वो जल वाष्प है, उसे निकलने का स्थान नहीं मिलता, इसलिए वो आपके चेहरे पर संघनित हो जाती है। तो हवा में जो जलवाष्प की मात्रा होती है उसे क्या कहा जाता है, आर्द्रता, पहली चीज। दूसरी चीज, आर्द्रता को व्यक्त करने की 3 विधियां होती हैं। विशिष्ट आर्द्रता, निरपेक्ष आर्द्रता, लिख लो, आर्द्रता को व्यक्त करने की 3 विधियां होती हैं। विशिष्ट आर्द्रता, निरपेक्ष आर्द्रता और सापेक्ष आर्द्रता, ठीक है। इस अध्याय में जो आपसे बात होगी वो होगी RH की, रिलेटिव ह्यूमिडिटी की, जो यहां लिखा हुआ है RH, सापेक्ष आर्द्रता की, ठीक है, क्योंकि वही इस अध्याय के लिए महत्वपूर्ण है। क्लियर, बताएंगे, पूरा बताएंगे, आराम से चलने दो बस। अब एक चीज और समझिए छोटी सी, कि कोई हवा, इकाई आयतन की कोई हवा है,
और ये हवा, इकाई आयतन की कोई हवा, तो हवा और उसके तापमान में जो संबंध होता है वो समानुपाती होता है। सरल शब्दों में, अगर हवा का तापमान बढ़ाएंगे, अगर हवा का तापमान बढ़ाएंगे तो हवा में अधिकतम जलवाष्प रखने की क्षमता बढ़ती है। समझ पा रहे हैं? यदि हवा गर्म हो, जितनी ज्यादा हवा गर्म होगी वो उतनी ज्यादा जलवाष्प रखने की क्षमता उसमें होगी। और जब हवा का तापमान जैसे जैसे जितना आप कम करेंगे, उस हवा में जलवाष्प रखने की क्षमता घटती चली जाएगी। लिख लीजिए, इकाई आयतन की हवा, इकाई आयतन की हवा और उस हवा के तापमान में, और उस हवा के तापमान में समानुपाती संबंध होता है। हवा का तापमान बढ़ाने पर, हवा का तापमान बढ़ाने पर हवा में अधिकतम जलवाष्प रखने की क्षमता बढ़ती है, तथा हवा का तापमान घटाने पर हवा में अधिकतम जलवाष्प रखने की क्षमता घटती है। यहां तक कोई समस्या? बहुत बढ़िया। अब एक और चीज समझिए, जब कभी किसी हवा में, सपोज करो एक बाल्टी में हवा है, ऐसे मानो आप, जब किसी हवा में अधिकतम जलवाष्प, उसकी एक कैपेसिटी है, वो कितनी जलवाष्प रख सकती है, एक बाल्टी में कितना पानी आ सकता है, ये उसकी कैपेसिटी है। तो जब उस बाल्टी में पानी की अधिकतम रखने की मात्रा और वास्तविक पानी की मात्रा दोनों बराबर हो जाए, जितना वो रख सकती है उतना पानी उस बाल्टी में भर दिया, तो इसे क्या कहते हैं? संतृप्त अवस्था। इसी को आप समझ लीजिए, फॉर्मल भाषा में लिख दीजिए, जब कभी भी किसी हवा में, जब कभी भी किसी हवा में अधिकतम जलवाष्प होती है तो हवा की ऐसी अवस्था को संतृप्त अवस्था के नाम से जाना जाता है। यहां तक क्लियर? अब बात करते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी की, सापेक्ष आर्द्रता। सापेक्ष आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये क्या होती है? तो सापेक्ष आर्द्रता RH, यहां समझिए RH बराबर A/B, RH बराबर A/B गुणा 100। ठीक है, A/B गुणा 100। अब A क्या होता है? तो इसमें लिखिएगा, ऐसे ही दोबारा लिख लीजिए, RH बराबर, जहां आपने A लिखा है उस जगह लिखिए एट सर्टेन टेम्परेचर, एट सर्टेन टेम्परेचर, एक निश्चित तापमान पर, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन वेट, एक निश्चित तापमान पर भार में, हवा में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा, भार में, इन वेट, भार में, हवा में, एक निश्चित हवा में, एक निश्चित आयतन की हवा में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा, एट सर्टेन टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन वेट इन ए यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर। ठीक है ना? एक इकाई आयतन की हवा में एक निश्चित तापमान पर जलवाष्प की मात्रा ब्रैकेट में लिख दीजिए, भार में, वेट में, बटे बी की जगह एट सेम टेम्परेचर, उसी तापमान पर, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन वेट इन वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड एयर इनटू 100।
ठीक है, तो ये क्या होता है सर, किसी हवा में जलवाष्प की मात्रा और उसी हवा की संतृप्त अवस्था में जलवाष्प की मात्रा के प्रतिशत अनुपात को सापेक्ष आर्द्रता कहा जाता है। लिख लीजिए, बताते हैं और क्लियर करते हैं। किसी हवा में वास्तविक जलवाष्प की मात्रा और उस हवा की संतृप्त अवस्था में जलवाष्प की मात्रा के प्रतिशत अनुपात को सापेक्ष आर्द्रता कहा जाता है। अब यहाँ जो डायग्राम बन रहे हैं, इनसे आप समझने की कोशिश कीजिए, उनसे आप समझने की कोशिश कीजिए। कोई किसी बाल्टी में कोई हवा है, किसी बाल्टी में कोई हवा है। इससे पहले एक चीज और समझ लीजिए, इससे पहले एक चीज और समझ लीजिए। क्या? एक बाल्टी में एक मात्रा, वो मात्रा जो मैक्सिमम पानी उस बाल्टी में आ सकता है, मान लीजिए 10 लीटर पानी आ सकता है, लेकिन वर्तमान में कितना है? वर्तमान में कितना है? वर्तमान में है 10 लीटर की जगह 1 लीटर। तो जो 10 लीटर है वो क्या है? हवा की अधिकतम जलवाष्प रखने की क्षमता, और वास्तव में अभी जलवाष्प उसमें कितनी उपस्थित है? केवल 10%, केवल 1 लीटर। ये चीज आप समझ पा रहे हैं? बताए, वरना फिर किसी और तरीके से समझाएं इस चीज को आपको, ठीक है ना? तो इसमें एक चीज पहली समझिए कि एक इकाई आयतन की हवा जब पृथ्वी की सतह से ऊपर उठती है, लिखो, एक इकाई आयतन की हवा जब पृथ्वी की सतह से ऊपर उठती है तो वह ठंडी होने लगती है, तो वह ठंडी होने लगती है। और यह प्रत्येक 1000 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद, प्रत्येक या 1000 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडी हो जाती है। कितनी? 1000 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचकर हवा की जो मात्रा है 10 डिग्री सेंटीग्रेड ठंडी हो जाती है। इसे क्या कहते हैं? इसे रुद्धोष्म ठंडा होने की दर, रुद्धोष्म ठंडा होने की दर के नाम से इसे पुकारा जाता है। कितना? रुद्धोष्म ठंडा होने की दर के नाम से इसे पुकारा जाता है। क्लियर? अभी डायग्राम में सब समझाऊंगा, सब समझ में आ जाएगा, ठीक? अब इकाई आयतन की ऊपर उठती हुई हवा है तो वो ठंडी क्यों हो रही है? इसके दो कारणों से इसे समझा जा सकता है। लिख लीजिए इसे भी। इकाई आयतन की ऊपर उठती हुई हवा, इकाई आयतन की ऊपर उठती हुई हवा के ठंडा होने के कारण को, के ठंडा होने के कारण को निम्न दो प्रकार से समझा जा सकता है। निम्न दो प्रकार से समझा जा सकता है। पहला, इकाई आयतन की हवा में, इकाई आयतन की हवा में चारों तरफ से पड़ने वाले दबाव, चारों तरफ से पड़ने वाले दबाव तथा तथा इकाई आयतन की हवा की तापमान के मध्य, तथा इकाई आयतन की हवा के तापमान के मध्य समानुपाती संबंध होता है। समानुपाती संबंध होता है। कैसे? समझो। जब इकाई आयतन की हवा, लिखते भी जाओ, जब इकाई आयतन की हवा क्षोभ मंडल में जैसे जैसे, क्षोभ मंडल में जैसे जैसे पृथ्वी की सतह से ऊपर उठती है, पृथ्वी की सतह से ऊपर उठती है, वैसे वैसे चारों ओर से पड़ने वाला दबाव, वैसे वैसे चारों ओर से पड़ने वाला दबाव घटता जाता है, घटता जाता है। इसलिए ऊपर उठते हुए यह इस हवा का तापमान भी,
इसलिए ऊपर उठते हुए इस हवा का तापमान भी रुद्धोष्म ठंडा होने की दर के अनुसार घटने लगता है। रुद्धोष्म ठंडा होने की दर के अनुसार घटने लगता है। ये समझ में आया? जैसे जैसे हवा ऊपर उठती जाएगी गर्म होकर, उसके आसपास का क्या है, दबाव कम होता जाएगा और वो ठंडा होना शुरू कर देगी। पहली चीज। दूसरा देखो, जब किसी कारणवश इकाई आयतन की हवा क्षोभ मंडल में पृथ्वी की सतह से ऊपर उठती है, क्षोभ मंडल में पृथ्वी की सतह से ऊपर उठती है, तो ऊपर उठने के लिए इस हवा को कुछ कार्य करना पड़ता है। कार्य को करने के लिए यह इकाई आयतन की हवा अपनी ऊर्जा खर्च करती है। इसी कारणवश यह रुद्धोष्म ठंडा होने की दर के अनुसार ठंडी होती चली जाती है। यहां तक क्लियर? आगे लिखिए। उपरोक्त चित्र के अनुसार जब किसी कारणवश इकाई आयतन की हवा क्षोभ मंडल में ऊपर उठती है और साथ ही ठंडी होती चली जाती है और तापमान गिरने के कारण इस हवा में जलवाष्प रखने की क्षमता भी घटती चली जाती है। ये आपको बताया जा चुका है पहले, समझ में आया था आपको? ऊपर ही लिखा दिया हमने, ठीक है ना? अब देखते हैं क्या है कहानी। अब कहानी ये है, ये क्या है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इस समय ह्यूमिडिटी पृथ्वी से थोड़ा ऊपर उठे, ह्यूमिडिटी इस समय कितनी है? इस समय ह्यूमिडिटी है 25%। कैसे? अब ये समझने की कोशिश करो। देखो, ये क्या है? मानो एक बाल्टी है जिसमें हवा है। अभी ये पृथ्वी के पास है और पृथ्वी का टेम्परेचर कितना है? 40 डिग्री। कितना? 40 डिग्री। हवा में जलवाष्प रखने की क्षमता क्या है? घटती चली जाती है, ठीक है ना? अभी हवा में जलवाष्प कितनी रख सकती है? हवा गर्म हवा है तो ये मैक्सिमम 40 ग्राम जलवाष्प अपने अंदर रख सकती है। लेकिन है कितनी इसके अंदर? एक्चुअल जलवाष्प कितनी है? एक्चुअल वास्तविक जलवाष्प इसके अंदर 10। तो ये यहां आपको बताया है कि जितनी एक्चुअल जलवाष्प है उसका बटे मैक्सिमम कितनी जलवाष्प अपने अंदर रख सकती है, वो गुणा 100। तो आपने रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी निकाली? 25%। तो अपने समझने के लिए मानिए कि इस बाल्टी में 40 ग्राम, ये बाल्टी 40 ग्राम हवा अपने अंदर रख सकती है और इसमें क्या है? 10 ग्राम हवा अभी केवल है। मतलब है कि इस बाल्टी का केवल 25% हवा इस बाल्टी में है। अब ये और रख सकती है 75%। यहां तक कोई डाउट नहीं? अब क्या होगा? ये हवा और ऊपर उठी, 40 से टेम्परेचर कितना आ गया? 30 डिग्री। टेम्परेचर हवा ऊपर उठेगी, ठंडी होगी, बता चुके हैं। जब ठंडी होगी तो क्या होगा? जलवाष्प रखने की क्षमता उसकी क्या होगी? कम होगी। अब 40 डिग्री से उठकर हवा कहाँ गई? 30 डिग्री पर। जब 30 डिग्री पर गई तो इसकी जलवाष्प रखने की क्षमता कितनी बची है? 30 ग्राम। 10 डिग्री ऊपर जाने पर कितनी बची? 30 ग्राम। अब ये हवा केवल 30 ग्राम जलवाष्प अपने अंदर रख सकती है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी यहाँ कितनी हो जाएगी? 10/30 गुणा 100, 33.33% RH हो जाएगा ये। यहाँ आर्द्रता कितनी हो गई? 33.33%। क्यों? 10 ग्राम है
लेकिन क्षमता ठंड बढ़ने से या हवा ठंडी होने के कारण क्षमता घटकर हो गई 30 ग्राम। यहां तक ठीक। यहां से और ऊपर उठी। अब टेम्परेचर ऊपर जाके हो गया 20 डिग्री सेल्सियस। रिलेटिव ह्यूमिडिटी 50%। अब 20 डिग्री सेल्सियस पर हवा में जलवाष्प रखने की क्षमता और कम हो गई। अब ये 20 ग्राम जलवाष्प अपने अंदर रख सकती है और 10 ग्राम इसमें है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी? 50%। यहां तक समझ में आया। और ऊपर चलते हैं। ऊपर और हवा गई, ऊपर जाके 10 डिग्री पे पहुंच गई, तापमान हो गया 10 डिग्री। इस हवा में जलवाष्प रखने की क्षमता और कम हुई। अब यहां क्या स्थिति बनी? अब यह जो हवा है यह अपने अंदर 10 ग्राम जलवाष्प रख सकती है और 10 ग्राम ही इसमें जलवाष्प है। 10 ग्राम ही इसमें जलवाष्प है। तो इसे अवस्था को क्या, जब इस अवस्था में हवा पहुंच जाएगी, उसमें वास्तविक लिखवा चुका हूं संतृप्त अवस्था, वास्तविक जलवाष्प की मात्रा और वास्तविक जलवाष्प रखने की मात्रा दोनों समान हो, तो यह कहा जाता है कि इस हवा ने अपने ड्यू पॉइंट ओसांक बिंदु प्राप्त कर लिया है। क्या कहा जाता है? इस हवा ने अपना ओसांक बिंदु प्राप्त कर लिया है। यहां तक कोई समस्या? रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100%। जितनी हवा में गुंजाइश थी जलवाष्प रखने की, 10 डिग्री पर पहुंचते पहुंचते उतनी ही वो जलवाष्प उसमें अब है। अब चलिए और आगे चलते हैं। यहां से हवा और ऊपर गई, टेम्परेचर हो गया 5 डिग्री। हवा में जलवाष्प रखने की मात्रा कितनी हो गई? 5 ग्राम। ये हवा अब 5 ग्राम जलवाष्प रख सकती है, लेकिन वास्तविक जलवाष्प कितनी है? 10 ग्राम। उस 5 ग्राम जो एक्स्ट्रा जलवाष्प है उसका क्या होगा? वो बूंदों के रूप में पृथ्वी पर गिरना शुरू हो जाएगी। तो ये क्या है? ये है रेन, बारिश। तो कुछ क्लियर हुआ कि बरसात कैसे होती है? कुछ क्लियर हुआ कि वर्षा कैसे होती है? इसे घर पर जाकर दोबारा देखिए, दोबारा समझिए, समझ में नहीं आता बताइए। जो ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हैं उनको कोई कंफ्यूजन है कमेंट में बताइए। इसे फिर से दोबारा एक बार समझा देंगे बनाकर, हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आपको क्लियर होना चाहिए। तो यहां पर इकाई आयतन की हवा जमीन से ऊपर उठी, 40 डिग्री टेम्परेचर है पृथ्वी के पास। इस हवा में जो क्षमता है जलवाष्प रखने की वो कितनी है? 40 ग्राम। लेकिन वास्तव में जलवाष्प इसमें कितनी है? मात्र 10 ग्राम। ऊपर उठेगी, ठंडी होगी। ठंडी होगी तो जलवाष्प रखने की मात्रा बता चुके हैं, घटेगी। तो जलवाष्प रखने की मात्रा ऊपर 30 डिग्री पे जाके कितनी रह गई? 30 ग्राम। लेकिन अभी भी जलवाष्प उसमें 40 ग्राम है। और ऊपर उठी, जलवाष्प रखने की मात्रा की जो अधिकतम उसकी जितनी वो रख सकती है, मैक्सिमम वो रख सकती है अब ठंडा होने पे 20 ग्राम, लेकिन है 10 ग्राम। और ऊपर उठे, अब रख सकती है 10 ग्राम अपने अंदर और ठंडा होने पे, और 10 ही ग्राम है। इस स्थिति को कहा गया ड्यू पॉइंट। और ऊपर उठे 5 डिग्री पर, अब ये हवा केवल 5 ग्राम जलवाष्प अपने अंदर रख सकती है, लेकिन 10 ग्राम उसमें है। तो बची हुई जो 5 ग्राम है वो पानी की बूंदों के रूप में पृथ्वी पर गिर जाएगी। ये ओवरऑल, इसलिए ये डायग्राम यहां फ्रेम किया गया है। ठीक है, अब लिख लीजिए कुछ। जैसे जैसे इकाई आयतन की हवा, इकाई आयतन की हवा और ऊपर उठती है और ऊपर उठती है, उसकी सापेक्ष आर्द्रता बढ़ती चली जाती है। उसकी सापेक्ष आर्द्रता, ये देख रहे हैं आप, 25, 33, 50, 100, उसकी सापेक्ष आर्द्रता बढ़ती चली जाती है। अत्यधिक ऊंचाई तक उठने के बाद, अत्यधिक ऊंचाई तक उठने के बाद इस हवा की सापेक्ष आर्द्रता, इस हवा की सापेक्ष आर्द्रता 100% हो जाती है। 100% हो जाती है। इस अवस्था में यह कहा जाता है, इस अवस्था में यह कहा जाता है कि इस हवा ने, कि इस हवा ने अपना ओसांक बिंदु, अपना ओसांक बिंदु या ड्यू पॉइंट
ओसांक बिंदु या ड्यू पॉइंट प्राप्त कर लिया है। जैसे ही इकाई आयतन की ऊपर उठने वाली हवा, सॉरी इसमें एक चीज और लिख लो, ओसांक बिंदु प्राप्त करने का अर्थ है, ताकि बाद में रिवीजन के टाइम कोई दिक्कत ना आए। ओसांक बिंदु प्राप्त करने का अर्थ है कि इस अवस्था में इकाई आयतन की हवा में वास्तविक जलवाष्प की मात्रा तथा हवा में अधिकतम जलवाष्प रखने की क्षमता बराबर हो गई है। जैसे ही इकाई आयतन की ऊपर उठने वाली हवा अपना ओसांक बिंदु प्राप्त कर और ऊपर उठती है, तो वह और ठंडी होती जाती है। उस हवा की अधिकतम जलवाष्प रखने की क्षमता वास्तविक जलवाष्प की मात्रा से कम होने लगती है। इसी अतिरिक्त जलवाष्प का पानी की बूंदों के रूप में संघनन पृथ्वी पर होता है। पृथ्वी की सतह से ओसांक बिंदु प्राप्त करने तक इकाई आयतन की ऊपर उठने वाली हवा जिस दर से ठंडी होती है उस दर को शुष्क रुद्धोष्म ठंडा होने की दर इंग्लिश में से बोलते हैं ड्राई एडियाबेटिक रेट ऑफ कूलिंग के नाम से पुकारा जाता है। इस दर के अंतर्गत हवा प्रत्येक 1000 मीटर की ऊंचाई पर हवा, ऐसे लिखिएगा, इस दर के अंतर्गत हवा का प्रत्येक 1000 मीटर की ऊंचाई पर 10 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। लिखना अभी जारी रखिए, पैराग्राफ चेंज करके। ओसांक बिंदु प्राप्त करने के बाद जब हवा और ऊपर उठती है तो यह जिस दर से ठंडा होती है तो उसे आर्द्र रुद्धोष्म ठंडा होने की दर वेट एडियाबेटिक रेट ऑफ कूलिंग के नाम से पुकारा जाता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आर्द्र रुद्धोष्म ठंडा होने की दर, पैराग्राफ चेंज करके लिख लो, समझा देंगे। आर्द्र रुद्धोष्म ठंडा होने की दर सदैव निश्चित नहीं होती, अर्थात भिन्न भिन्न ऊपर उठने वाली हवाओं में यह दर अलग अलग पाई जाती है।
लिख रहे हैं, समझ में आ रहा है ना जो लिख रहे हैं? हाँ। आर्द्र ऊर्ध्वोष्म ठंडा होने की दर, लिखो लिखो, आर्द्र ऊर्ध्वोष्म ठंडा होने की दर हमेशा शुष्क ऊर्ध्वोष्म ठंडा होने की दर से कम होती है। आर्द्र ऊर्ध्वोष्म ठंडा होने की दर हमेशा शुष्क ऊर्ध्वोष्म ठंडा होने की दर से कम होती है, क्योंकि क्योंकि जब ओसांक बिंदु से इकाई आयतन की हवा ऊपर उठती है, इकाई आयतन की हवा ऊपर उठती है तो संघनन प्रारंभ हो जाता है, तो संघनन प्रारंभ हो जाता है और संघनन से निकलने वाली ऊष्मा, संघनन से निकलने वाली ऊष्मा इस हवा में घुलती जाती है, इस हवा में घुलती जाती है। इसलिए यह हवा इतनी तेजी से ठंडा नहीं हो पाती, इसलिए यह हवा इतनी तेजी से ठंडा नहीं हो पाती जितनी तेजी से ओसांक बिंदु प्राप्त करने से पहले होती है। ठीक है। ड्यू पॉइंट के बाद क्या है, बारिश शुरू हो गई, जो बारिश की गर्मी है, जो ऊर्जा है, वो इस हवा में मिलने लगी, तो जो आर्द्र वेट एरिया रेटिंग है आर्द्र दोष में, वो अब उतनी तेजी से ठंडी नहीं हो पाएगी जितनी वो शुष्क में हो रही थी। ठीक है। चलिए यहां से आगे लिखना शुरू करो। यह सुनिश्चित नहीं होता कि ऊपर उठने वाली हवा ओसांक बिंदु प्राप्त करके किस मात्रा में संघनन करेगी या कितनी संघनन की ऊष्मा निकलकर उसमें घुलेगी, या कितनी संघनन की ऊष्मा निकलकर उसमें घुलेगी। इसलिए आर्द्र ऊर्ध्वोष्म ठंडा होने की दर निश्चित नहीं होती। पैराग्राफ चेंज करके इसमें लिख लीजिए, जब कभी भी, अभी समझा देंगे बेफिक्र रहे, जब कभी भी इकाई आयतन की ऊपर उठने वाली हवा अपना ओसांक बिंदु 0 डिग्री के ऊपर जैसे 2 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस आदि पर प्राप्त करती है, जैसे 2 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस आदि पर प्राप्त करती है तो वर्षा होती है। लेकिन जब कभी भी इकाई आयतन की ऊपर उठने वाली हवा अपना ओसांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे प्राप्त करती है, जैसे -2 डिग्री, -5 डिग्री, 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे जैसे -2, -5 डिग्री आदि पर प्राप्त करती है तो हिमपात होता है। समझ लीजिए, यहाँ 5 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पर ओसांक बिंदु मिल गया, ऊपर उठी 5 डिग्री सेल्सियस है। मान लो कि उस हवा में ओसांक बिंदु जाकर मिल रहा है ऊपर और ज्यादा, जहां टेम्परेचर पहुंच गया -5, -2, तो क्या होगा, जो पानी है इसमें एक्स्ट्रा वो जम जाएगा, और बर्फ के रूप में, हिमपात के रूप में वो गिरेगा। समझ में आ रहा है ना? अभी क्या है, 5 डिग्री सेल्सियस पे इसने 10 डिग्री पे ओसांक बिंदु प्राप्त कर लिया अपना, ये दोनों मत 10 डिग्री पे बराबर हो गई। मान लो ये इसमें मात्रा, इस हवा में और ज्यादा क्षमता होती, इस हवा में जलवाष्प रखने की क्षमता और ज्यादा होती, तो ये और ऊपर उठ जाती, 5 को क्रॉस करके चली जाती माइनस में, या -3 डिग्री टेम्परेचर है, वहां जाकर उसका ओसांक बिंदु मिला, मतलब उसमें वास्तविक जलवाष्प और जलवाष्प रखने की मात्रा वहां जाकर बराबर हुई, जहां टेम्परेचर चला गया -5 डिग्री। उसके ऊपर उठती और टेम्परेचर डाउन होता उसका, तो वहां क्या होता, बर्फ नहीं बन जाता, वो पानी बनता ना, गिरती कैसे फिर, बर्फ के रूप में, हिमपात के रूप में।
ओला अलग चीज है, वो नेक्स्ट लेक्चर में भी आपको बताएंगे। ठीक है, तो आज के लिए आप यहीं तक रखिए, नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर से मुलाकात होगी। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।